नमस्कार, आप सभी का विहन सीरीज कहानियों की दुनिया में पुनः स्वागत है। आज मैं लेकर उपस्थित हूँ कवि भगत सिंह विहंस जी की कहानी बड़ा झूठ। लोग साधारण बातों से द्रवित नहीं होते। लोगों से मदद पाने के लिए गरीबी और मजबूरीवश बड़े से बड़ा झूठ बोलने से भी लोग नहीं कतराते, जिससे सामने वाला अपने सामर्थ्य से ज़्यादा मदद करने को मजबूर हो जाता है। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए विहन सीरीज़ को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी बड़ा झूठ। बरसात का मौसम था। रात भर हल्की हल्की बारिश हुई थी। सुबह बादलों के पार से आ रही सूरज की किरणें अद्भुत आभा बिखेर रही थी। आकाश में चमक के साथ साथ हल्का सा धुंधलापन भी छाया हुआ था। सुबह के 8 बज चुके थे। ऐसा नहीं लगता था कि इतना समय हो गया है। सरदार उत्तम सिंह जी चाह रहे थे कि कुछ ऐसा रास्ता निकल आए कि आज दुकान न जाना पड़े, पर पत्नी के डर के आगे वो जल्दी जल्दी बिस्तर छोड़ देते हैं और दैनिक कार्य निपटाकर दुकान के लिए तैयार होने लगते हैं। हमेशा की तरह आज भी वो देर से तैयार हो रहे थे और उनकी पत्नी सुना रही थी, सारी जिंदगी गुजर गई, तुम्हारे अंदर सुधार नहीं आया। जो दुकानदार हैं वो दिन रात काम करते हैं, भगवान ही है जो घर चला रहा है। जो थोड़ा बहुत कमाते हो वो लोगों को बांट आ जाते हो। उत्तम सिंह जी के घर के सामने ईसाई समुदाय का धार्मिक संस्थान है, जो चारों तरफ से ऊंचे अहाते से घिरा हुआ है, जिसके अंदर तरह तरह के पेड़ हैं, जहां से हमेशा पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती रहती हैं। और कभी कभी कोयल की सुरीली आवाज भी मन को मोह लेती है। उनको पक्षियों की तरह तरह की आवाजें, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पेड़ों की टहनियों पर बैठे पक्षी जो धीरे धीरे हवा चलने पर झूला झूलते दिखाई देते हैं, यह दृश्य बहुत ही मनमोहक और आनंददायक लगता है। आज भी बहुत सुहावना मौसम था। नाश्ता करने के बाद बड़े मजाकिया अंदाज में पत्नी और बच्चों को खुश करते हुए सरदार जी दुकान की ओर चल पड़ते हैं। उनकी दुकान घर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। रोजाना की तरह सबको रास्ते में हाथ हिलाकर नमस्ते करते हुए दुकान पहुंच जाते हैं। दुनिया जहान की अजीबो गरीब बात करते हुए उनके दोनों कर्मचारी गाड़ी की आवाज सुनकर अनिच्छा से भागकर दुकान की चाबी ले लेते हैं और दुकान को प्रणाम कर दुकान खोलने लग जाते हैं। दुकान का यह नियम बना हुआ है कि कोई भी कर्मचारी या दुकान का मालिक दुकान खोलते समय व बंद करते समय दुकान को प्रणाम जरूर करेगा। कुछ सामान दुकान का बाहर निकालकर कर्मचारी लोग साफ सफाई करने में लग जाते हैं और सरदार जी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। दुकान व्यवस्थित होने के बाद लगभग 6 फीट ऊंचाई पर रखी श्री गुरु नानक देव जी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाकर संसार के सभी प्राणियों का दिन शुभ हो कामना करते हैं। कर्मचारी पंखा चालू कर देता है और समाचार पत्र लाकर सामने रख देता है। कर्मचारी सामान इधर से उधर रखकर अपने को व्यस्त दिखाने का ढोंग कर रहे थे। उत्तम सिंह जी के सीधे स्वभाव के कारण उनकी जिंदगी भी खुशी खुशी बीत रही थी। जिस चीज की आवश्यकता होती अविलंब मिल जाती। अपने समकक्ष साथियों से ज्यादा तनख्वाह भी मिल रही थी। अचानक एक आदमी दीनहीन अवस्था में बाहर बाईं ओर की कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। कपड़े बहुत ही मैले कुचैले हैं, कहीं कहीं फटे हैं। सिर पर हल्के पीले रंग का साफा बंधा हुआ है। आकर कहने लगता है, मेरी बेटी मर गई है, मुझे कफन के पैसे चाहिए। कर्मचारियों के अलावा तब तक उत्तम सिंह जी के पास 1-2 ग्राहक और बैठे हुए थे जो सामान खरीदकर पैसा दे रहे थे। यह शब्द
सुनकर सब अवाक रह जाते हैं। कुछ देर तक सन्नाटा छा जाता है। उत्तम सिंह जी बिना कुछ सोचे समझे दराज खोलकर तत्काल हुई बिक्री और दराज में रखी पूरी रकम बिना गिने उसे दे देते हैं और कहते हैं, जाओ जल्दी जाकर कफन खरीद लेना और जिस चीज की भी आवश्यकता हो खरीद लेना। कहीं से अब तुम्हें पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रणाम कर वह व्यक्ति ढेरों आशीर्वाद देते हुए चल देता है। अचानक हुए इस घटनाक्रम से जब कर्मचारी व ग्राहक चैतन्य होते हैं तो एक कर्मचारी बोल पड़ता है, भैया मैं इस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका नाम रामलाल है। यह आपको बेवकूफ़ बनाकर पैसा ले गया है। उत्तम सिंह जी बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता है। मैंने दुनिया देखी है। आदमी पहचानने की मेरे अंदर बहुत क्षमता है। कोई भी आदमी मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। वह कर्मचारी जिद करने लगता है, आप मेरे साथ चलिए, मैं उसका घर जानता हूँ। यह खबर आसपास वाले दुकानदारों को भी मिल जाती है। वे घटना को सुनकर बोलते हैं कि इसको तो कोई भी आदमी बेवकूफ़ बनाकर ठग लेता है। यह सब तो रोज ही होता रहता है, दिमाग है ही नहीं। ये शब्द उत्तम सिंह जी को भी चुभने लगते हैं। ऐसा लगता है कि शायद मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ। अचानक खड़े होकर अपने कर्मचारी को मोटरसाइकिल के पीछे बैठने का इशारा करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करके रामलाल के घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में सोचते हैं कि भगवान करे कि उस व्यक्ति की बोली हुई बात सच हो, जिससे वह आसपास के लोगों को जो उसका मजाक उड़ा रहे थे बता सके कि मुझ में आदमी पहचानने की अद्भुत क्षमता है। मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। और तभी दिमाग में दूसरा विचार आता है कि अगर उस व्यक्ति ने झूठ बोला होगा तो उस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद कर्मचारी और उत्तम सिंह जी उस व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं। देखने पर उसके घर या आसपास कोई भी मातम के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। 11 बजे के आसपास का समय था। कई बच्चे हंस खेल रहे थे। साथ में आया कर्मचारी रामलाल के घर की ओर इशारा कर देता है। उत्तम सिंह जी दरवाजे के बाहर खड़े होकर पूछते हैं, क्या रामलाल का घर यही है? अंदर से एक लड़की की आवाज आती है, हाँ यही है। लेकिन वो घर पर नहीं है। उत्तम सिंह जी जहाँ खड़े थे वहाँ से देखते हैं कि एक छोटा सा आंगन है जिसके आसपास छोटे छोटे घर बने हुए हैं। रामलाल का घर भी उसी प्रकार का है। वे फिर आवाज देकर पूछते हैं, क्या आपके यहाँ कोई लड़की मर गई है? यह सुनकर घर के अंदर चारपाई पर लेटी हुई एक स्त्री जो छोटे से बच्चे को अपना दूध पिला रही थी हड़बड़ाकर उठ बैठती है और बोलती है, नहीं, उनकी केवल एक ही लड़की है जो आपके सामने खड़ी है और यह छोटा लड़का है। हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। उत्तम सिंह जी बात करते करते उसके घर की ओर भी देखे जा रहे थे। दड़बे नुमा घर में कुल एक कमरा था जिसमें बाईं ओर एक रस्सी बंधी थी जिस पर कुछ गंदे पुराने कपड़े टंगे हुए थे। दाईं ओर एक खाट थी जिस पर वह स्त्री छोटे बच्चे के साथ थी जो कि किसी अनजाने भय से भयभीत होकर उत्तम सिंह जी की ओर देख रही थी। घर के अंदर ही एक छोटा सा चूल्हा बना हुआ था। पास में अधजली लकड़ियां पड़ी थीं। पास में ही एक घड़ा था जिसके ऊपर एक प्लास्टिक का गिलास रखा हुआ था। उत्तम सिंह जी के जेहन में कई प्रकार के विचार आ जा रहे थे। बाहर आकर अचानक उत्तम सिंह जी बिना किसी से बात किए और इधर उधर देखे गाड़ी स्टार्ट करते हैं और कर्मचारी भी पीछे बैठ जाता है। अपनी अजीब सी मन स्थिति लिए धीरे धीरे
गाड़ी चलाते हुए दुकान आ जाते हैं। आसपास के दुकानदार आकर कई प्रकार के सवाल पूछते हैं और कर्मचारी भी कहने लगते हैं कि भैया आपका बहुत ज़्यादा पैसा ठग कर ले गया है, हम आपको पैसा वसूल करके ला देंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसको भी पकड़ कर ले आएंगे। कुछ लोग सलाह देते हैं कि इसकी थाने में रिपोर्ट लिखवा दो, अभी पकड़ा जाएगा, तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। सरदार उत्तम सिंह जी सबको कुछ भी करने से कठोरता से मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं खुद उससे पैसा ले लूँगा, आप लोग कोई भी किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाएंगे। धीरे धीरे दुकान में आए लोग चले जाते हैं। कुछ लोग बोलते जाते हैं, हमेशा ठगाता है। उत्तम सिंह जी के अंदर करुणामय विचार आते हैं। कितनी मजबूरी, कितनी विवशता, कितनी भूख, घर की अत्यंत जर्जर अवस्था कैसे जीता है इंसान। अंधकार में भविष्य, अशिक्षा, हर ओर से पड़ती दुत्कार, पता नहीं। रामलाल द्वारा बोला गया झूठ उसकी कितनी बड़ी विवशता का द्योतक है। आज समाज के लोग साधारण बातों से द्रवित नहीं होते हैं, इसीलिए शायद उसने इतना बड़ा झूठ बोला हो। अगर ऐसा ना बोलता तो इतना ज़्यादा पैसा तो मैं भी नहीं देता। उत्तम सिंह जी सारे विचारों को दिमाग से हटाकर इस घटना को धीरे धीरे भूल जाते हैं और अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि यह उनकी मजबूरी है। उनसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। अपनी शक्ति भर दूसरों की मदद करने के लिए वह अपने दिल के हाथों मजबूर हैं और इसमें उनके दिमाग का कोई भी तर्क वितर्क नहीं चल पाता है। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद अचानक उत्तम सिंह जी की मुलाकात रामलाल से हो जाती है, जो दुकान की सामने वाली रोड से न निकलकर दूसरी रोड से कहीं जा रहा था। अचानक उत्तम सिंह जी गाड़ी रोककर उससे पूछते हैं, क्यों रामलाल, तुमने उस दिन इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? रामलाल एकदम जोर से बोलकर जवाब देता है, साहब, मेरे को मालूम पड़ा था कि आप मेरे घर गए थे, किंतु मेरी लड़की अस्पताल में मरी थी। क्षण भर के लिए उत्तम सिंह जी अवाक रह जाते हैं। एकदम गुस्से में आकर बोलते हैं, उस दिन तो मैंने तुझे माफ कर दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे विरुद्ध थाने में रिपोर्ट लिखवाऊंगा कि तुम मुझको ठग कर पैसा ले गए हो। तुम्हें अंदर करवा दूंगा। अचानक रामलाल पैरों में गिर पड़ता है और आंखों में आंसू लाकर बोलता है, साहब, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कहीं कोई काम नहीं मिल पा रहा था और कोई उधार देने को तैयार नहीं था। इतने बड़े बाजार में मुझे ये एहसास हुआ कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इस प्रकार का झूठ न बोलता तो इतना पैसा आप नहीं देते। मुझे लोगों का पैसा देना था जो कई प्रकार की धमकियां दे रहे थे और कह रहे थे, आज कहीं से भी पैसा ला कर दो, नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रामलाल की मजबूरी और बिना सोचे समझे तत्काल द्रवित होने की अपने दिल की मजबूरी उत्तम सिंह जी को एक अजीब सी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। जहां उत्तम सिंह जी और रामलाल जी खड़े थे, पास ही गुलमोहर का पेड़ था, जिस पर लगे लाल लाल फूल बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। आकाश में छोटे छोटे बादल हल्की हल्की हवा के साथ तैर रहे थे। वृक्ष पर बैठे पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें उत्तम सिंह जी के कानों में गूंज रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो सारा वातावरण और गुलमोहर पर बैठे पक्षी कह रहे हों, जो हुआ है ठीक हुआ है। सरदार उत्तम सिंह जी गाड़ी स्टार्ट कर रामलाल को वहीं छोड़कर अपनी दुकान की ओर चल देते हैं। आसमान में तैरते हुए बादल जो कुछ क्षण के लिए
ठहर गए थे वे भी अपने गंतव्य की ओर चल पड़ते हैं। धन्यवाद।